नमस्कार, सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अगलगी की एक खबर की बात करते हैं। खगड़िया के जहां महेशखूंट थाने के NH 31 पर स्थित एक टायर दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में रखे टायर जलकर खाक हो गए। लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से कितने का नुकसान हुआ यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। बार आग ले गए। इधर वैशाली के महुआ में सड़क जाम हटाने गई पुलिस पर नाराज ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है, तो वहीं कई ग्रामीणों के भी घायल होने की खबर आ रही है। घटना महुआ थाना के हरपुर बेलवा के पास की है, जहां वाहन से कुचलकर 9 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद 4 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने यहां सड़क जाम कर दिया। इसी दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंची तब नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस ने बाद में उपद्रवी तत्वों को मौके से खदेड़ा और सड़क जाम को हटाया। चमचमाती सड़कों को बिहार सरकार अपना USP मानती है और उसी सरकार के माननीय विधायक जी की गाड़ी अगर सड़क की कीचड़ में फंस जाए तो आप क्या कहेंगे। इस कीचड़ ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सोमवार की है। बिहारीगंज के माननीय विधायक निरंजन मेहता मुरलीगंज के सिंगियान पंचायत अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचे। गांव की मुख्य सड़क इतनी खराब थी कि विधायक जी का टाटा सुमो कीचड़ में फंस गया। लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। विधायक जी मना करते रहे, लेकिन लोगों ने इसे सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया। इससे विधायक जी झल्ला गए। अपनी सफाई देते कहते रहे कि सड़क पंचायत के अधीन है और इस संबंध में मुखिया और जिला पंचायती राज पदाधिकारी से वो बातचीत भी की गई है। गांव के नेता से आम आदमी सहयोग करे छे। वीडियो बंद कीजिए। वो सब क्या करते हैं, वैसे वो तो चलते रहता है। बोलिए ना, वीडियो बन रहा है, फोटो खींच रहे हैं आप। वीडियो बंद कीजिए तब बात करेंगे। इधर नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश रुकने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर डिस्चार्ज घटकर 2.5 लाख क्यूसेक से नीचे आ गया है। इसके बाद जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने राहत की सांस ली है। जलस्तर में कमी के बाद निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतरने लगा है। नेपाल से गंडक बराज पहुंचने वाली नारायणी नदी का जलस्तर भी तेजी से गिरा है। वर्तमान हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज। नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश के थमने के बाद नदी के जलस्तर में भी कमी दर्ज की गई है। हम अभी खड़े हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज में और सामने देख रहे हैं आप, नेपाल से आने वाली नारायणी नदी है जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर आती है और यहाँ से 36 फाटकों को गुजरते हुए गंडक नदी का रूप लेती है। तो पिछले 24 घंटों की बात करें तो बीते रात 3,39,000 क्यूसेक यहाँ डिस्चार्ज दर्ज किया गया था, जो घटकर अब 2,51,000 तक पहुँच गया है। और धीरे धीरे पोखरा, काठमांडू जैसे शहरों में बारिश की स्थिति जो कम होने के बाद नारायणी नदी का जलस्तर धीरे धीरे गिर रहा है, जिसके बाद गंडक वाल्मीकि नगर बराज पर भी डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। और यह उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। ऐसे ही जलस्तर में धीरे धीरे गिरावट होता रहा तो बगहा और गोपालगंज के इलाकों में, जो निचले इलाकों में जो बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, वह धीरे धीरे नीचे उतरेगा और बाढ़ की स्थिति सामान्य हो जाएगी। मुन्नाराज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। बराज में जलस्तर घटने से स्थिति बेहतर जरूर हुई है, लेकिन बेतिया के गौनाहा की तस्वीर को देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहां के लोग टापू में फंसे हुए। ये रिपोर्ट देखिए। कंधे पर खाट और उस पर गर्भवती महिला मरीज, पैरों तले बाढ़ की बेबसी और तेज रफ्तार से बहता पानी। किस्मत अच्छी थी कि समय पर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया और सफल तरीके से उसका प्रसव हो सका, नहीं तो भगवान ही मालिक था।
गौनाहा के मरजदी गांव में बाढ़ की बेबसी को देखने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। दरअसल मरजदी गांव के लोगों के आने जाने के लिए नदी के बीच से ही एकमात्र रास्ता है। बरसात और बाढ़ के समय में इनकी मुश्किलें और दुगनी हो जाती हैं, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। खेत था, अब आकर पानी गंगली नदी का पानी काट कर पूरा देखिए नदी बना दिया है। ये बगल में काठा है, पश्चिम में गंगली है, इसके पूरब में है हरगोड़ा नदी। यातायात का कोई सुविधा नहीं है। गर्भवती महिला को ले जाने लाने में खाट पर ले जाते हैं हम लोग, बुजुर्ग को दिक्कत है, छात्रों का दिक्कत है। गर्भवती महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्वाभिमान बटालियन की कर्मी है और डेहरी ऑन सोन में तैनात है। गर्भवती होने की वजह से महिला छुट्टी पर थी और प्रसव पीड़ा के कारण खाट के सहारे अस्पताल में भर्ती कराई गई। इतना प्रॉब्लम हुआ हमको कि आज मेरी पत्नी का पैदाशी था और लेकर आए। अब देखिए नदी में कटाव के ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि हमको मैडम को अपने खाट में बैठा कर और नदी को पार कराना पड़ा। दरअसल ये इलाका थारू बहुल है, जहां पर सरकार की खास नजर है। ऐसे में सिस्टम से उपेक्षित होना कई सवालों को खड़े कर रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। नेपाल से निकलने वाली नदियों का पूर्वी चंपारण में कहर जारी है। जिले के पताही प्रखंड के बागमती ने तबाही मचा दी है। वाल्मीकि नगर के बराज से गंडक नदी में भारी मात्रा में नेपाल से आने वाले पानी को छोड़े जाने से संग्रामपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। बाढ़ की बढ़ती मुसीबतों के बीच डीएम और एसपी ने गंडक नदी तट का निरीक्षण किया, उचित निर्देश भी दिए हैं। हालांकि कई लोग सरकारी मदद से अब भी वंचित हैं। उड़ा खा के रह रहे हैं, कैसे मतलब जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग। माल जाल का तो मतलब बस पानी में ही रह रही है, जो भी है भैंस है, गाय है, जो भी है। हो रहा है लगभग 3 लाख पीसेस के बराबर है। तो मल्लापुर और बरियाही पंचायत जो है, यहाँ पे कुछ टोला जो है वहाँ पे पानी घुस जाने की शिकायत थी। उनके मवेशी वगैरह यहाँ पे बाहर आए हैं बांध पे, और कुछ लोग भी है। बूढ़ी गंडक के कटाव से मोतिहारी के रामगढ़वा प्रखंड के बेड़ियारी गांव के लोग दहशत में हैं। नदी के कटाव के कारण 200 घर अब तक विलीन हो चुके हैं। मजबूरन लोग गांव से बाहर अस्थायी ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि कटाव रोधी कोई काम नहीं होने से समस्या और बड़ी होती जा रही है। कोई कार्य 3 सालों से कभी नहीं हुआ है इसका। यहाँ पे जो भी लोग अगल बगल में बसने वाले हैं, कौन काम नहीं हुआ है? ये बांध नदी का रोकाव का, पानी कटाव का कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही है। होखे लागेला और ओकरा बाद हमनी के तबाही में फंस जानी सोन। ओकरा बाद घर छोड़ के दूसरा जगह जाए के पड़ेला। एक और काम ठोकर लगावे के काम लोग खाली कहेला करे के, लेकिन लोग करबे ना करेला। बिहार बाढ़ और बेबसी यह हर साल की हालत है। तैयारी हर साल किए जाते हैं, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने के बदले हर साल बढ़ती ही जाती है। पूर्णिया के बासी के लोगों की भी यही मुश्किल है। पांच नदियों से घिरा ये बायसी अनुमंडल का इलाका है। यहाँ की आबादी हजारों में है, लेकिन जीवन जीने का सहारा महज नाव ही है। आलम यह है कि प्रखंड के असजा मुबैया पंचायत और ताराबाड़ी पंचायत के कई गांवों में नाव के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था है ही नहीं। मजबूरन अस्पताल जाना हो या फिर बाजार, उम्मीद बस नाव ही है। अब लोग प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं, जिससे मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। को देखने को मिल रहा होगा कई हजार लोग सिर्फ इस नाव से ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, जो आपको कई घंटा का सफ़र करना पड़ता है। सिर्फ जो चंद मिनटों का सफ़र को ये कई घंटों में करना पड़ता है। तो या तो सरकार को तत्काल के लिए एक स्टीमर वाला नाव इसको प्रदान करना चाहिए। जैसे डिलीवरी हुआ या फिर कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो यहाँ से निकलने के लिए कोई उपाय नहीं है। कम से कम 2 घंटा नदी में लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ का सरकार सो रही है, या सरकार का यह प्रशासन जो भी जिम्मेदार है उसको चाहिए कि इमीडिएटली यहाँ पे एसडीआरएफ या एनडीआरएफ द्वारा एक नाव तत्काल यहाँ देना चाहिए एस्टीमेट वाला, ताकि लोग इमरजेंसी में निकल सके।
यहाँ कई बार नावों पर ओवरलोड होने के कारण हादसे भी हो चुके हैं। पिछले 1 महीने में जिले में 3 नाव हादसे हुए हैं। हालांकि लोगों की समस्याओं पर डीएम व्यवस्थाओं का हवाला देते हैं और समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी। 120 नाव जो है सरकारी नाव वो हमारे पास तैयार है और 80 से अधिक नाव मालिकों से, जो निजी नाव जिनके पास है, उनके साथ हम लोगों ने एकरारनामा किया है और नाव की उपलब्धता है हमारे पास। जो निचले इलाके जहां पानी के लगने की आशंका होती है वहां हम लोगों ने SDRF की टीम की प्रतिनियुक्ति कर रखी है। आजादी के 73 साल बीतने के बाद भी ऐसी व्यवस्थाएं लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। जरूरत है इलाके के लोगों की गुहार को सुनने की, जिससे उनकी मुसीबतें दूर हो सके। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। किशनगंज जिले में बाढ़ का पानी घटने से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कटाव के कारण लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई है। कई जगहों पर अब भी आने जाने का सहारा नाव ही है। हालांकि नाविक ने रस्सी के सहारे नाव को छोड़ दिया है। आने जाने वाले लोग खुद ही रस्सी से खींचकर नाव ले जाते हैं उस पार, वहीं उतरते हैं और लोगों का कहना है कि उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही, जबकि नाविकों का कहना है कि बिना पैसे वो कब तक काम करते रहेंगे, इसलिए उन्होंने नाव को छोड़ दिया। आना जाना करते हैं तो ये जो रस्सी खींच कर लाए हैं, ये क्या आप लोग खुद ही सब कर रहे हैं ना, सब सारा काम सब कुछ खुद हम लोग करते हैं। तो क्या कोई मतलब सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है? नहीं, सरकारी तरफ से कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए कि हम लोग को कोई इसके पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से रस्सी के सहारे पे हम लोग छोड़ दिया और भी दूसरा काम करके तो हम लोग को अपना गुजर बसर करना है ना। लगातार बारिश और कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण उसकी सहायक नदियों ने जल कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मधेपुरा के मुरलीगंज में कई बस्तियां बलुआहा नदी की चपेट में है। प्रशासनिक स्तर पर अभी तक राहत और बचाव का काम शुरू नहीं किया गया है। लोग खुद कटाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कटिन के रोके के चलते घर गिर पड़े, अब गरीब आदमी से अरे घर के बचबे कारण मजदूर लागल है। कहाँ सब रोज पर काम करे छे सरकार के तरफ से? रोज पर। उत्तर बिहार में बाढ़ की आशंका को लेकर कृषि और पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। बाढ़ से निपटने की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रभावित जिलों के विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कहा कि मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है। तैयार उसके लिए है और पशुपालन विभाग में हमने और वहाँ व्यवस्था कराया है कि डॉक्टर एवं लेमेंट्री वैन, पशुओं के लिए चारा, उनके लिए दवा और आश्रय स्थल आइडेंटिफाई कर लिया है। तो कल हमने सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जो मछुआरा लोग हमारे जाकर के, जिनका तालाब में मछली होता है और बाढ़ जब आता है तो काफ़ी उनका नुकसान होता है, उनका प्रावधान है मतलब देने का। बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जेडीयू का दावा है कि सरकार अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतेगी। बाढ़ से निपटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, चाहे वो तटबंधों का की मरम्मती का सवाल हो या बाढ़ निरोधक जो भी कार्रवाइयां हैं वो संपन्न हो चुके हैं। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ा बढ़कर 18,853 तक पहुंच गया। राज्य में अब तक कोरोना से 125 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे ज्यादा खराब हालत पटना की है। बिहार में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। अब तक 18,800 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मंगलवार शाम तक आंकड़ों को देखें तो पिछले 5 दिनों में बिहार में कोरोना के 4,875 मामले सामने आए हैं। वहीं 10 जुलाई को 352, 11 जुलाई को 709, 12 जुलाई को 1266, 13 जुलाई को 1116, 14 जुलाई को 1432 मामले सामने आए हैं। पूरी तरह से लॉकडाउन को सरकार ने जो नोटिफिकेशन आया है, इसका मूल मकसद है कि बिहार की जो हमारी जनता है वो सुरक्षित रहे। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राज्य सरकार को फिर से पूरे राज्य को लॉकडाउन करना पड़ा।
बिहार में कोरोना की वजह से सबसे खराब हालत पटना जिले की है। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 2200 से ज्यादा पहुंच गई है। सीएम आवास से लेकर डिप्टी सीएम कार्यालय और गृह विभाग से लेकर समाहरणालय तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। सरकार ने मरीजों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों के 50% वार्ड को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में सैंपल जांच केंद्र भी खोल दिए गए हैं ताकि संक्रमित की तेजी से पहचान हो सके। हालांकि तेजी से मरीजों की बढ़ती संख्या ने रिकवरी रेट को भी कम कर दिया है। रिकवरी रेट घटकर 70% तक पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक राज्य के 100 से ज्यादा चिकित्सा कर्मी पॉजिटिव हो गए हैं और 2 डॉक्टरों की जान जा चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे हालात लोगों की लापरवाही की वजह से बने हैं। अगर अब भी लोग चेत जाएं तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग को रोका जा सकता है। बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग को अपने को बचाना भी है और दूसरे को भी बचाना है। और इस स्थिति में दोनों चीज़ को एक साथ चलते हुए कठिनाई हम लोग को निश्चित रूप से होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कठिनाई नहीं हो। और इसके चलते हम लोग डॉक्टरों में भी कोरोना पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ गया है। जब इलाज करने वाले खुद बीमारी की चपेट में आने लगे तो हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेता हो या अधिकारी, डॉक्टर हो या कर्मचारी या फिर व्यापारी, हर कोई संक्रमण से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको भी जिंदगी बचानी है तो सावधानी बरतनी है, क्योंकि जीवन अनमोल है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू नेता अजय आलोक और उनके परिवार को कोरोना होने की खबर के बाद अब इस पर व्यक्तिगत सियासत की शुरुआत हो गई है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने अजय आलोक के ट्वीट को रीट्वीट कर उन पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि इनको कोविड-19 हुआ है, बांट कर परिजनों को भी दे दिए। उम्मीद है सब जल्दी ठीक हो। याद होगा कुछ दिन पहले जमातियों को शूट करने के बाद यही कर रहे थे जो अपने बीवी बच्चों को कोरोना बांट चुका है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हालांकि इन्हें गोली मारने की सोचना भी गुनाह है, इन्हें बख्श देना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में उस खबर का स्क्रीनशॉट भी लगाया जिसमें अजय आलोक ने अप्रैल में अपने बयान में कहा था कि ये लोग जमाती देश में मानवता के दुश्मन है, ऐसे में इन्हें देखते ही गोली मार देनी चाहिए। कोरोना से जंग जीतने के लिए इस तरह की सख्ती जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने भी इस पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा है, सुना है आपके घर में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है, कोई ऑर्डर जारी होगा क्या? बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हैं, लेकिन इस महामारी से भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ रहा है। हालात ये हैं कि अब धीरे धीरे बच्चे बीमार होने लगे हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन और बच्चों का घरों में कैद होना क्या उन्हें बीमार करने लगा है? क्या बच्चे पहले के मुकाबले अधिक शांत हो गए? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि बच्चे कई महीनों से घरों में सीमित हैं और बाहरी दुनिया से लगभग कट से गए हैं। अभिभावकों का कहना है कोरोना काल में बच्चों पर असर तो पड़ रहा है क्योंकि कई चीजें बदल गई हैं। कारण है कि कहीं बाहर नहीं जाने की वजह से किसी से मिलना नहीं, घूमना नहीं, ये सब नहीं होने के कारण से बच्चे एक सीमित जगह पे सिमट के रह गए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में ही अपने चारदीवारी के अंदर, घर के चारदीवारी के अंदर कैद होके रह गए हैं। उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रहा है। समय वो दे नहीं पाएंगे पेरेंट्स हर समय, तो बच्चे उस समय टीवी देखेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे। तो इस कारण से जो स्क्रीन टाइम है बच्चे का वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जो कि आने वाले समय में प्रॉब्लम दे सकता है। विशेषज्ञों की माने तो महामारी के दौर में माता पिता और परिवार दबाव में हैं। बच्चे उनके साथ पहले जैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने का डर भी हावी है। पार्क और खेलकूद की जगह उन्हें सपने जैसा लग रहा है, जिससे उनके व्यवहार में बदलाव आया है। कई परिवार तो ऑनलाइन डॉक्टरों से इस पर चर्चा भी कर रहे हैं।
और समस्या भी बता रहे हैं। बहुत सारे केसेस भी आते हैं जिनका मैं ऑनलाइन ही सॉल्यूशन देती हूँ। बच्चों की भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि जब मैं ऑनलाइन रहता हूँ तो मुझे मोबाइल दे दिया जाता है और जब मैं गेम खेलता हूँ तो मुझे डांट पड़ती है। मुझे दोस्तों से बात करने नहीं दिया जाता है। पता नहीं कब तक मुझे घर में रहना पड़ेगा। अब सवाल है कि ऐसा क्या करें जो बच्चों को इस अवसाद से दूर रखे। तो विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के अंदर की बातों को जानने की कोशिश करें, तनाव की वजह का पता करने की कोशिश करें, बच्चों के सामने कोरोना की ज्यादा बातें ना करें, उन्हें उनकी पसंद के कामों में व्यस्त रखें। हमें चाहिए कि बच्चों की मनस्थिति को समझें, उनके साथ लंबा समय बिताएं और उन्हें रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करें। घरों में कैद बच्चे भले ही आवश्यक कर्मचारी या फ्रंट लाइन योद्धा नहीं हैं, लेकिन वे दुनिया का साझा भविष्य जरूर हैं। इसलिए मासूम पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, जिससे वो मानसिक अवसाद से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए एक अहम खबर, सुशांत केस में सलमान खान से पूछताछ संभव है। जी हां, मुंबई पुलिस सलमान खान से पूछताछ कर सकती है और इसे लेकर सलमान खान को समन भेज सकती है मुंबई पुलिस। आज कहा जा रहा है समन भेज सकती है मुंबई पुलिस, सलमान खान को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में ये अहम पहल हुई है। सलमान खान से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस। आज समन भेज सकती है सलमान खान को मुंबई पुलिस और उनसे इस बारे में पूछताछ की जा सकती है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।